इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उपसमुच्चय या सबसेट क्या होता है। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि दो समुच्चय को समान समुच्चय या इक्वल सेट कैसे प्रूव करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इक्वल सेट प्रूव करने के लिए हमें उपसमुच्चय को भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको मैं उपसमुच्चय पढ़ा दूं, उसके बाद हम एक आध दो लेक्चर के बाद बता दूंगा आपको कि दो समुच्चयों को समान समुच्चय कैसे प्रूव करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। तो उपसमुच्चय के बारे में या उसके डिफिनेशन या उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस सब कुछ जानने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं कि एक्चुअल में उपसमुच्चय क्या होता है ना, कि भाई उपसमुच्चय को फील ले लेते हैं कि उपसमुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपसमुच्चय एक तरह का समुच्चय ही होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जो यह उपसमुच्चय होते हैं ना, उपसमुच्चय एक तरह का समुच्चय ही होता है। लेकिन क्या होता है ना कि मान लीजिए हमारे पास कोई ए सेट है, मान लीजिए हमारे पास कोई ए सेट है, उसमें कोई ना कुछ एलिमेंट हो गया। मान लीजिए हम 1 2 3 ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सेट है, इस सेट से क्या होता है ना कि हम बहुत सारे और मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे सेट बनाते हैं। मान लीजिए हम सर्किल से सेट को यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये 3 सेट है, ठीक है ना भाई। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी एक सेट है, तो क्या होता है कि एक सेट से या उस सेट की सहायता से, या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उस सेट के एलिमेंटों की सहायता से और छोटे छोटे या उससे उस मेन सेट का टुकड़ा या छोटा छोटा भाग से हम और छोटे छोटे सेट बनाते हैं। समझ में आ गया। अब वो सेट कैसे बनाते हैं वो हम अलग से एक लेक्चर लूंगा, लेकिन फिर आप समझिए कि कोई भी सेट है, उस सेट से हम छोटे छोटे और सेट बनाते हैं उसके एलिमेंटों की सहायता से। ये जो ए में जितने भी एलिमेंट है, कोई भी यहाँ पर सेट हो सकता है, तो उस सेट से हम और छोटे छोटे सेट बनाते हैं। तो इन सभी सेटों को हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब यह भी एक तरह से सेट ही होते हैं, लेकिन यह किसी दूसरे सेट के दूसरे समुच्चय से के एलिमेंटों से या दूसरे समुच्चय के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। इसलिए इन समुच्चयों को हम क्या बोल देते हैं, उपसमुच्चय बोल देते हैं। आई होप मैं ऐसा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में उपसमुच्चय क्या होता है। तो उपसमुच्चय कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में उपसमुच्चय एक समुच्चय ही होता है, लेकिन वह किसी समुच्चय के का ही एक भाग होता है। इसलिए उन सभी भागों को हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी उसके टुकड़े या उससे जितने भी एक समुच्चय से जितने छोटे छोटे समुच्चय बनते हैं, उन सभी समुच्चयों को उस मेन समुच्चय का क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। अब वो कैसे बनते हैं वो मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा। फिलहाल आप समझिए कि उपसमुच्चय क्या होता है। एक समुच्चय ही होता है, लेकिन वह किसी सेट का ही एक टुकड़ा होता है, भाग होता है। इसलिए उन सारे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम डिफिनेशन के माध्यम से सीखते हैं कि दो समुच्चय उपसमुच्चय कब कहलाएंगे, एक दूसरे का उपसमुच्चय कब कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहा कि यदि दो समुच्चय ए तथा बी, आप कोई भी समुच्चय ले सकते हैं, यहाँ पर मैं ए और तथा बी को लेकर चल रहा हूँ। यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी समुच्चय में हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ए सेट है, ठीक है, उसमें हम मान लीजिए ए बी सी एलिमेंट लेकर चल रहा हूँ, और कोई बी हमारे पास सेट है, उसमें हमारे पास ए बी सी और डी है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए में ए बी सी एलिमेंट है और बी में क्या है, ए बी सी डी एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का जितने भी एलिमेंट है वह बी में भी है, तो इसका मतलब हम ए को बी का उपसमुच्चय कह सकते हैं। अच्छा, दो अब उपसमुच्चय को हम इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि उपसमुच्चय नहीं है कोई दो सेट, तो उसको उपसमुच्चय का साइन लाकर इस प्रकार से कट कर देते हैं। तो यहाँ पर ए बी का उपसमुच्चय है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं।
ठीक है ना, ए बी का उपसमुच्चय है। लेकिन मैं यहीं पर उल्टा पूछ दूं कि क्या बी ए का उपसमुच्चय है, तो बी में ए बी सी डी एलिमेंट है और ए में ए बी सी है केवल, तो बी के सभी अवयव ए में नहीं है, केवल 3 है, एक तो छूट जा रहा है। डी बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो इसका मतलब बी के प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब जो बी होगा ए का सबसेट नहीं होगा, मतलब बी नॉट सबसेट ऑफ ए, मतलब बी सबसेट नहीं है ए का। अच्छा, बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूज होता है कि मान लीजिए यहाँ पर ए बी का सबसेट है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, जो सबसेट होता है ना उसको पहले लिखते हैं, मतलब ए सबसेट है बी का तो ए को पहले लिखेंगे और जिसका होता है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। तो उपसमुच्चय यही होता है। और एक आध दो एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास पी कोई सेट है, उसमें मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, और हमारे पास मान लीजिए क्यू एक सेट है और उसमें हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें पूछिए आपसे, क्या यहाँ पर पी क्यू का सबसेट है? तो है, क्योंकि पी का हर एक एलिमेंट क्यू में है, तो इसका मतलब पी सबसेट हो जाएगा क्यू। अच्छा, यहाँ पर मैं उल्टा पूछूं मैं अभी आपसे कि क्या क्यू पी का सबसेट है? तो है, क्योंकि क्यू का जितने भी एलिमेंट है 1 2 3, क्यू के सभी एलिमेंट पी में भी उपस्थित हैं, तो इसका मतलब क्यू भी सबसेट है पी का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेट किसे कहते हैं, क्या डिफिनेशन होता है, और यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अच्छा, बच्चों में एक और डाउट होता है कि सबसेट को यहाँ पर आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सबसेट को ऐसे प्रदर्शित करता है केवल, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है ना। मान लीजिए आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप सबसेट को ऐसे मानकर चलेंगे, है ना। ये तो केवल जस्ट एक नोटेशन है ना, ठीक है ना। और कोई दूसरे की बहुत सारी किताबों में ऐसे ही देता है, लेकिन एनसीईआरटी में केवल इस प्रकार से दे दिया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यदि एनसीईआरटी लगाएंगे तो उसमें आप सबसेट को ऐसे मानकर चलेंगे। और यदि आपको दिक्कत होगी तो उस पर हम एक नया लेक्चर बना देंगे, वीडियो बना देंगे कि ऐसा क्यों करता है, ठीक है ना। तो इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट क्या होता है। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको उपसमुच्चय अब समझ में आ गया होगा कि उपसमुच्चय क्या होता है।